एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और ये है हमारा फिफ्थ सेशन, यानी हम ऑलरेडी 4 जो ऐसे टॉपिक्स हैं फिर इस तरह से क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा 5वां सेशन। आपकी एडमिट कार्ड जो है वो आ चुके हैं, आपको पता चल गया आपका सेंटर कहाँ है। 14 को है आपका एग्जाम, 3 से 6 है टाइमिंग, और आज है 11 तारीख। आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं इस एग्जाम के लिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। आज के अपने सेक्शन में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन हेल्थ एजुकेशन के और स्पोर्ट्स इंजरीज के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है अ ब्लोवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी कॉजिंग ब्लीडिंग फ्रॉम रप्चर्ड स्मॉल कैपिलरीज बिलो द स्किन विदाउट एनी ब्रेकिंग ऑफ स्किन। अब क्या है कि आप जो है स्पोर्ट्स इंजरीज का क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन है। स्पोर्ट्स इंजरीज को हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, वैसे 3 तरह से करते हैं जो आपकी इंजरी है। एक तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, दूसरी होती है आपकी बोन में, और तीसरी होती है जॉइंट्स में। 3 तरह से हम इंजरीज को क्लासिफाई करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू में 2 तरीके से आती है। एक है ओपन वाउंड, जहां पर आपको ब्लीडिंग विजिबल होती है या फिर जहां पर आपकी स्किन जो है वो ब्रेक होती है। दूसरा होता है आपका क्लोज्ड, जिसमें आपकी चोट लगती है, स्किन के अंदर की जो वेसल्स हैं वो रप्चर होती हैं, बट ऊपर स्किन में कोई भी ब्रेकेज नहीं होता और आपको ब्लड जो है वो विजिबल नहीं होता या फिर वो बॉडी से बाहर नहीं आता है। तो यहाँ पर एक चीज लिखी है बिलो द स्किन, फिर लिखा है विदाउट एनी ब्रेकिंग ऑफ स्किन। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो हो जाएगा कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है अ ब्लो वेयर ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब किसी भी हार्ड सरफेस से चोट लगने की वजह से जो इंजरी होती है वो आपकी होती है कॉन्ट्यूजन। स्ट्रेन जो है वो होती है आपके टेंडन में, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। स्प्रेन होता है लिगामेंट में, और एब्रेशन का मतलब होता है छिल जाना। ये आपकी स्किन पर शैलो इंजरी होती है, सिर्फ अपर सरफेस को ही ये हार्म करती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्ट्यूजन इफेक्ट विद। अगर आपने यहाँ पे सारी चीजों को देखे तो एक तो फास्ट ब्लीडिंग ये नहीं हो सकता, स्किन ब्रोकन नहीं हो सकता, तो ऑल ऑफ द अबव हम लिख भी नहीं सकते, तो स्लाइट ब्लीडिंग ही बचा जिसे हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं। फिर है कॉन्ट्यूजन इंजरीज टेक्स प्लेस। कॉन्ट्यूजन जो है वो किस तरह के स्पोर्ट्स में होती है, तो स्पोर्ट्स इंजरीज जो है उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मोस्टली का आंसर जो है वो आपको ऑल ऑफ द एबव ही लगाना है, क्योंकि जो कॉन्ट्यूजन है वो बॉक्सिंग को भी, उसको भी हो सकती है, क्रिकेट वाले को भी हो सकती है, हॉकी वाले को भी हो सकती है, इसलिए जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। फिर है कॉन्ट्यूजन इंजरीज सिम्टम्स आर। तो इसमें कॉन्ट्यूजन के बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दिया है। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आपको वहां पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आप टेलीग्राम पर इसको सर्च करते हैं जाकर इम्पेंडिंग फिजिकल एजुकेशन, तो वहां भी आपको ये ग्रुप या चैनल मिल जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्यूजन इंजरी सिम्टम्स आर। तो कॉन्ट्यूजन इंजरी सिम्टम्स कौन कौन से हैं? इसमें डिस्कलरेशन अंडर द स्किन। कॉन्ट्यूजन में जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है, जब चोट लगती है तो रेड होती है, और फिर कुछ दिन उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है, फिर पर्पल हो जाता है, और धीरे धीरे वो डिस्कलर भी हो जाता है, और फिर उसके बाद में वो ठीक हो जाता है। स्वेलिंग और पेन होता है, स्टिफनेस होती है, इसलिए इसका जो आंसर है दैट विल बी ऑल ऑफ द एबव। फिर है स्ट्रेन इंजरीज टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। स्ट्रेन जो है अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रेन जो है वो होता है आपके टेंडन्स में। टेंडन और मसल दोनों ही अगर ऑप्शन में है, दोनों आपके सही होंगे, क्योंकि जो टेंडन है वो बोन को मसल से जोड़ने वाला एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर वहां पे मसल भी लिखा होता है तो भी आपको स्ट्रेन का वो सही आंसर लगाना होता है। साथ ही यहाँ पर एक और चीज है, इसमें पूछा गया है कि किस किस से इवेंट में, तो सारे ही इवेंट में आपके स्ट्रेन होने की पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरीज होती है। स्पोर्ट्स इंजरीज का मतलब ये है कि जो भी इंजरी आपको किसी भी खेल के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान लगती है, उनको हम स्पोर्ट्स इंजरीज कहते हैं। फिर है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स आर। तो स्ट्रेन और स्प्रेन के हमने 3 टाइप पढ़े हैं, जो कि उनकी सीवियरिटी के बेसिस पे होते हैं। अगर वहां पर सिर्फ पार्शियल टीयर होता है तो उसे ग्रेड 1 कहते हैं। पार्शियल टीयर जो है वो थोड़ा सा, अगर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेचिंग है तो उसको अलग कहते हैं, और अगर कंप्लीट टीयर है तो उसे ग्रेड 3 कहते हैं। तो 3 तरह की ग्रेडिंग्स होती है उनकी सीवियरिटी के बेसिस पे, जो कि होता है स्प्रेन और स्ट्रेन में। तो ये 3 तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। अगर ओवर स्ट्रेचिंग है तो ग्रेड 1 है, अगर पार्शियल टीयर है तो ग्रेड 2 है, अगर कंप्लीट टीयर है तो ग्रेड 3 है। ये स्प्रेन और स्ट्रेन दोनों में ही होता है। फिर है हु इज द फादर ऑफ किंसोलॉजी। सबका मालिक एक है, अरस्तु ही। मोस्टली क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। हु हैज गिवन द हाइड्रोस्टैटिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। ये आता है आपका बायोमैकेनिक्स एंड किंसोलॉजी से, कि जो भी फ्लोटिंग बॉडी है उनका प्रिंसिपल किसने दिया है, तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, और इसको हम प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी भी कहते हैं। इस तरह से कोई भी वर्ड आता है तो उसका जो आंसर है वो आर्किमिडीज ही होगा।
इसके बाद इधर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतने डीप क्वेश्चन या इस तरह की चीज़ें यूजुअली एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, और इतना डीप में जाके पढ़ने का अब तो कोई मतलब भी नहीं है। तो हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु इज द राइटर ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो राइटर है वो है चार्ल्स डार्विन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। हु वॉज द राइटर ऑफ जिम्नास्टिक किन्सियोलॉजी? जिम्नास्टिक किन्सियोलॉजी एक बुक है जिसका पूरा नाम है अ मैनुअल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ जिम्नास्टिक, जो कि विलियम स्कारस्टॉम ने लिखी है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। और क्योंकि आपने ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि जो जीए है उसमें कौन सी चीज आएगी, सिर्फ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर उसमें और भी चीजें आएंगी, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस में यही लिखा था कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जीए और करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, तो वो भी ठीक है। लेकिन हम बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो सकते कि सिर्फ वही चीजें पूछी जाएंगी, बट फिर भी चांसेस ज्यादा हैं कि उससे ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हमें थोड़ी और भी चीजें अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो हमें नुकसान तो कभी नहीं करने वाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ मसल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट? बॉडी में कितने तरह के मसल टिश्यूज होते हैं? 3 तरह के होते हैं, हमने कल भी पढ़े थे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू, विच वन इज नॉट रिलेटेड? मसल टिश्यू के जो टाइप है वो 3 होते हैं, कार्डिक, स्मूथ, स्ट्रिएटेड, यूनिपेंडेंट, बाइपेंडेंट। ये जो है कि टाइप्स ऑफ मसल जो है वो ऑन, ये सिर्फ स्केलेटल मसल का क्लासिफिकेशन है, जो कि उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया है। जैसे सर्कुलर मसल्स होती हैं, पैनेट होती हैं, फ्यूजिफॉर्म होती है, तो ये उसमें आएगा। लेकिन अगर मसल टिश्यू के क्लासिफिकेशन की बात होगी तो हमेशा कार्डिक, स्मूथ और स्ट्रिएटेड या फिर स्केलेटल मसल ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स आर कॉल्ड? ज्वाइंट हमने कल पढ़े थे, 3 तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, उनको याद रखने का तरीका है सैड। पहला होता है साइनार्थ्रोसिस, जो कि होते हैं आपके नॉट मूवेबल यानी इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। दूसरा होता है एम्फियार्थ्रोसिस, और तीसरा होता है डायार्थ्रोसिस, जो कि फ्रीली मूवेबल होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच इज नॉट फ्रीली मूवेबल, तो यहाँ जो आंसर है वो आपका स्कल हो जाएगा, क्योंकि स्कल में सूचर्स होते हैं और उन ज्वाइंट्स में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। तो अभी हमने बात की, जो स्लाइटली मूवेबल है वो होते हैं आपके एसएडी, जो होंगे बिल्कुल भी मूव नहीं होते, इमूवेबल, उनको हम बोलते हैं साइनार्थ्रोसिस। जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं उनको बोलते हैं एम्फियार्थ्रोसिस, और जो कंप्लीटली मूवेबल होते हैं उनको बोलते हैं डायार्थ्रोसिस। फिर हिंज ज्वाइंट जो है, एल्बो ज्वाइंट। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन होगा कि अगर हिंज ज्वाइंट लिखा है तो हम एल्बो ज्वाइंट टिक करें या नी ज्वाइंट। सच में जो एक्चुअल हिंज ज्वाइंट है वो आपका एल्बो ही होगा। नी ज्वाइंट भी हिंज ज्वाइंट में आता है, बट अगर दोनों ऑप्शन है तो एल्बो ज्वाइंट को ही हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी इस मामले में। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे मैच करना है, यहाँ पर हम पहले मैच कर लेते हैं फिर आगे ऑप्शंस देखते हैं। तो प्लेन ज्वाइंट जो है वो किस तरह के ज्वाइंट में पाया जाता है? तो इसका एक ट्रिक है कि जब भी आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग मिलता है, आप सबसे पहले उस चीज को देखिए जो सबसे ज्यादा आपको इजी लगता है, जिसके बारे में कॉन्फिडेंट है। तो आपने देखा कि डी का कौन सा होगा, हिप। तो डी का जो फर्स्ट है ये, इसके लिए तो आप श्योर है, तो एक बार हम इनके ऑप्शंस देखते हैं। डी का फर्स्ट, तो सिर्फ एक ही है जिसमें डी का फर्स्ट है, तो आपको बाकी किसी में मेहनत लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी भी एक चीज के लिए श्योर हैं और आपको ऑप्शन में उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल जाता है, देन द बेस्ट थिंग इज, तो आपने बाकी चीजों के लिए मेहनत नहीं करनी है, उसको रीचेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है उस सिचुएशन में जब आप किसी एक ऑप्शन के लिए श्योर है। फिर अगला क्वेश्चन है, अपर एक्सट्रीमिटीज हैव द टोटल बोन्स। ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको टिक नहीं लगाएंगे। विच वन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट? तो अपर एक्सट्रीमिटीज की बात की है, और अपर एक्सट्रीमिटीज में आपका ह्यूमरस आता है, जो कि सबसे लंबी आपकी बोन होगी। एवरेज लेंथ ऑफ ह्यूमरस इन मेल, मेल में कहते हैं 13 इंच है एवरेज, और फीमेल में 12 इंच लगाते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत जैसा ही है। अब पहली चीज लिखी है, बोन्स ऑफ द हैंड कंसिस्ट ऑफ 8 कार्पल। 8 कार्पल होते हैं, सही है। बोन्स ऑफ द हैंड कंसिस्ट 5 मेटाकार्पल, ये भी सही है। बोन्स ऑफ हैंड कंसिस्ट ऑफ 14 फैलेंजेस नंबर, ये भी सही है। फिर लिखा है ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? अब ये किताब की गलती है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन है उसे समझ लेना है। फिर है द कार्पस इज कंपोज्ड ऑफ, तो ऊपर जो चीजें लिखी है वही है। कार्पस में 8 हो जाएंगे, मेटाकार्पस में 5 हो जाएंगे, और आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज में कितनी बोन्स होती हैं? ये भी अगेन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं। फिर है विच बोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी? तो इसका आंसर हमेशा फीमर होगा, पहले भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। देन द क्वेश्चन इज फीमर बोन सिचुएटेड बिटवीन। तो फीमर बोन जो है वो किस नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है आपके थाई बोन के नाम से। और कहाँ पे होती है?
वो आपके हिप बोन और टीबिया फिबुला के बीच में होती है। तो हम यहाँ पर जो हिप बोन और टीबिया है इसको हम टिक कर देंगे। पैटेला, जो पटेला बोन है वो कहाँ पर होगी, तो फ्रंट नी जो है, नी जॉइंट का फ्रंट पार्ट, वहां पर आपका पटेला पाया जाता है, सबको पता है। फिर है फिबुला, आपका जो लेग है उसमें जो पटेला के ऊपर है उसको तो हम फीमर कहते हैं। नीचे जो है दो हड्डियां होती है जिन्हें टीबिया और फिबुला के नाम से जाना जाता है। इसमें होती है एक टीबिया और एक होती है फिबुला। टीबिया जो है ये शिन बोन है, जो आपको ऊपर अपनी हड्डी दिखती है, जो मोटी वाली हड्डी है उसे टीबिया ही कहते हैं। इसलिए जो फिबुला है वो आपकी आउटर साइड ऑफ द लेग में सिचुएटेड होती है। विच वन इज अ लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर आफ्टर फीमर, तो अभी हमने बात की कि जो फीमर के बाद लंबी और मोटी या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी है वो आपकी टीबिया होती है, जिसे हम शिन बोन के नाम से भी जानते हैं। फिर है विच वन इज नॉट रिलेटेड टू एंकल ज्वाइंट, आपके एंकल ज्वाइंट जो है इसको हम कहते हैं टार्सल बोन। वहां पर कितने जॉइंट्स या फिर कितनी हड्डियां होती हैं ये आप कमेंट सेक्शन में डालिए। तो ये टेरेस है, क्यूबॉइड है, कैल्किनस है, ये टार्सल ही जो बोन्स होती है उन्हीं के अलग अलग नाम है, बट फीमर जो है वो एंकल ज्वाइंट नहीं है। फिर ये क्वेश्चन हमने कल भी बहुत बार डिस्कस किया है कि ऑस्टियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, मायोलॉजी, इनको हम किसकी स्टडी बोलते हैं। तो ऑस्टियोलॉजी बोन्स है, आर्थ्रोलॉजी ज्वाइंट्स है, मायोलॉजी मसल है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय वायरस। अब ये क्वेश्चन जो है आपके हेल्थ एजुकेशन से आते हैं और बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। इनमें से कौन सी डिजीज है जो वायरस से होती है, तो ये जो मीजल्स है ये भी वायरस से होता है, चिकन पॉक्स जो है वो भी जोस्टर बैरिसेला नाम के वायरस से होता है, मम्स भी जो है वो भी वायरस से होता है। और आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि जो मम्स है वो आपकी किस पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट करता है। ये सारे के सारी जो डिजीज है वो वायरस कॉजिंग डिजीज है, इसलिए जो आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। फिर क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय रिकेटिसिया, तो ये जो है टाइफस फीवर है इसका आंसर। और अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इन्फेक्टेड एर्थ्रोपॉड से होता है। और आपने ये चीजें थोड़ी सी पढ़नी है, जो हेल्थ एजुकेशन की चीजें आप जितनी भी डीप पढ़ेंगे वो आपको फायदा ही करेगी, क्योंकि केवीएस में हेल्थ एजुकेशन काफी डीप पिछली बार पूछा गया था। फिर बात करें पॉलीमेलिटिस की, तो ये जो है वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स जो है वो भी वायरस से होता है। तो ये सब वायरस कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरस कॉजिंग डिजीजेस हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस इन्फेक्शन। कल एक क्वेश्चन था जिसमें एक करेक्शन है, उसमें ये लिखा था कि विच डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय फंगस, बट उसका आंसर रिंगवॉर्म था। यहाँ भी इसका आंसर रिंगवॉर्म है। कुछ ऐसी डिजीज हैं जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है, जैसे कि आपका एथलीट फुट, मतलब पैर में जो कई बार होता है एथलीट्स फुट, यानी उनके जो पैर में बहुत शूज पहनने की वजह से या फिर प्रॉपर हाइजीन की वजह से उसमें फंगस हो जाता है। मतलब अगर जॉकिच की बात करें तो ये सब प्रॉपर हाइजीन ना होने की वजह से या फिर बहुत देर तक जो मॉइस्चर है या फिर जो भी गीलापन है उसके रहने की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन जो है, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स फंगल इन्फेक्शन नहीं है, रिंगवॉर्म एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। उसके बाद है एनर्जी आउटपुट ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन इज कॉल्ड। तो बीएमआर होगा, बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे हिंदी में कहते हैं आधारीय अचयापचयी दर। तो जो बीएमआर है वो होगा इसका आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फूड, तो फूड का फंक्शन क्या है, फूड में जो भी चीजें आती है वो आती हैं आपके न्यूट्रिएंट्स। आपके न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। और इनके फंक्शन क्या है, बॉडी बिल्डिंग जो है वो प्रोटीन का फंक्शन है, रिपेयर जो है प्रोटीन का फंक्शन है, बॉडी प्रोसेस को रेगुलेट करना ये भी फूड का फंक्शन है, इसलिए जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। फिर है व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन डू प्रोटीन कंटेन, प्रोटीन में क्या क्या होता है, कल भी हमने बात डिस्कस की थी। CHO के साथ होता है नाइट्रोजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है एक प्रोटीन में, जिसमें 16% नाइट्रोजन होता है। फिर है व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर डज ह्यूमन बॉडी कंटेन, इसका जो आंसर है अगर एवरेज देखा जाए तो 60% ही आएगा। व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के जो प्राइमरी सोर्सेज है वो है प्लांट बेस्ड सोर्सेज, जहां से आपको प्रोटीन मिलता है। हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी आर प्रोवाइडेड इन 1 ग्राम ऑफ फैट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। 1 ग्राम फैट में आपको 9 मिलता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में और प्रोटीन में दोनों में 4 कैलोरीज मिलती है, ये आपको याद रखनी है। मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी इज टू प्रोवाइड, तो जो मेन फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का वो एनर्जी प्रोवाइड करने का है। फिर है विच इज नोन एज द फ्यूल
फूड ऑफ द बॉडी। तो फ्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट फ्यूल फूड ऑफ द बॉडी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर है लैक्टोज अकर्स इन, तो लैक्टोज जो है मिल्क शुगर, उसी को लैक्टोज बोलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इस तरह के एंजाइम पाए जाते हैं जो लैक्टोज को डाइजेशन का काम करते हैं। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इन फीमेल्स, इसका जो आंसर है वो आपको मिलता है 16 से 18 लिखा रहता है, तो यहाँ जो है हम इसको 18 mgm टिक कर देते हैं, क्योंकि बुक में यही टिक था। एंड लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड वो होगा प्लाज्मा, कल हमने बात की थी। ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो ब्लड सेल्स होती है रिक्वायर्ड वो होती है आपकी ब्लड प्लेटलेट्स, कल भी क्वेश्चन आया था। बॉडी कंटेन्स मैग्नीशियम, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो भी बॉडी कंटेन मैग्नीशियम है उसके आपको रेंज मिलती है, और यहाँ पे 21 GM और भी जो चीजें बहुत क्लोज लिखी हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यूजुअली आप रेंज पढ़ते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू बहुत कम जगह लिखी होती है। फिर यहाँ पे आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। फिर से हम वही ट्रिक यूज करेंगे कि जो हमें पता है, तो हमें एक चीज पता है कि जो मैग्नीशियम है उसका लेना देना बोन से है। ए का 4 सिर्फ एक ही जगह है बी में, तो हम बी को टिक कर देंगे, बाकी चीजें नहीं देखेंगे। फिर है फॉस्फोरस इज नेसेसरी फॉर, तो फॉस्फोरस का मेन फंक्शन तो बोन्स और टीथ के लिए होता है, जो क्वेश्चन आपके DSSB में आया था 2018 में जो पेपर हुआ था। तो लेकिन यहाँ बोन्स और टीथ तो नहीं लिखे हैं। इसका फंक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल के लिए होता है, ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए होता है, नर्वस सिस्टम के लिए होता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में इसका जो आंसर होता है वो ऑल ऑफ द अबव ही होता है। आयोडीन हेल्प इन मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस इन द बॉडी, अब जो आयोडीन है उसका क्या काम होता है। आयोडीन जो है वो आपके सीक्रेट किससे होता है, थायराइड नाम का एक ग्लैंड है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है, और थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। और अगर आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, इसलिए इसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसे ग्वाइटर कहते हैं, जो कि आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी का प्रॉपर बैलेंस करता है, कैल्शियम फॉस्फोरस मैग्नीशियम इन सबको रेगुलेट करता है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आयोडीन जो है वो इन सब का प्रॉपर बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। अब फिर से इस क्वेश्चन में हम वही चीज करेंगे जो चीज हमें श्योर है, तो हमें पता है कि ए का जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस होगा, तो यहाँ दो जगह पे 4 है, आगे देखेंगे 2 जगह पे 3 है, तो अब सीधे सी और डी को देखते हैं। तो सी में लिखा है ई, विटामिन ई का लेना देना अनीमिया से होता है, इसलिए जो आपका आंसर है वो हो जाएगा बी। और इस तरह के क्वेश्चंस को टिक करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। फिर है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेस, तो B1 जो है इनके साइंटिफिक नेम क्या होगा, इसका थाइमीन होगा, नीचे लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में। थाइमीन जो है B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है, इसका आंसर थाइमीन हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, कल भी हमने पढ़ा था पेलेग्रा होता है, ये B3 होता है विटामिन, और आपने ये साइंटिफिक नेम याद रखने हैं। फिर है विच विटामिन इज रिफर्ड टू एज डिजीज ऑफ 3Ds, डायरिया, डर्मेटिस एंड डिमेंटिया, तो ये आपका पेलेग्रा से है जो कि नियासिन है। नियासिन की कमी से होता है पेलेग्रा, और पेलेग्रा के सिम्टम्स होते हैं 3Ds। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6, विटामिन B6 को हम किस नाम से जानते हैं, दिस इज पायरिडॉक्सिन। और पायरिडॉक्सिन का जो फंक्शन है वो 2 चीजों के लिए सबसे ज्यादा होता है, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर आपको एक जो ऑप्शन मिलेगा डीजेनरेशन ऑफ नर्व्स, ये हम सही लगा देंगे क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से इसका लेना देना है। डिफिशियंसी ऑफ B12 को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोबलामीन, स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होता है परनीशियस एनीमिया, जिसकी वजह से बॉडी में आरबीसी कम हो जाते हैं, और आरबीसी कम होते हैं तो B12 को कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट्स फूड इज अ डिजीज ऑफ फुट पर्टिकुलरली अफेक्टिंग स्किन बिटवीन टोज, तो एथलीट फूड जो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, यहाँ पर हम इसका जो आंसर है पैरासिटिक फंगस लगा सकते हैं, यही होगा इसका आंसर, यही लगाएंगे। तो ये जो है ये आपकी लैक ऑफ हाइजीन की वजह से होने वाली डिजीजेस हैं, जिसमें आपका आता है जॉक इच, एथलीट्स फूड और रिंगवॉर्म, ये सब आपके फंगल इन्फेक्शन है, और हाइजीन की वजह से जो है लैक ऑफ हाइजीन की वजह से होते हैं। और इसकी जो स्लाइड है, इसकी स्लाइड का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर देख लीजिएगा, जो स्पोर्ट्स हाइजीन से होने वाली सारी बीमारियों के बारे में या फिर लैक ऑफ हाइजीन की वजह से होने वाली सारी डिजीज का पूरा एक्सप्लेनेशन है उसमें। सो यू कैन गो टू टेलीग्राम चैनल फॉर दैट। सो यहाँ जो अगला क्वेश्चन है वो है डिप्थीरिया।
अब डिप्थेरिया क्या होता है? डिप्थेरिया एक बीमारी है जो नोज और थ्रोट को अफेक्ट करती है, और ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी एक बैक्टीरिया है जिससे होती है। तो इसका आंसर जो है वो होगा बैक्यूलस, क्योंकि ये बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज है। व्हाट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम टीबी? एक बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। स्केबीज अफेक्ट अर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो स्केबीज क्या है? स्केबीज जो है वो एक तरह का स्किन इन्फेक्शन है, और ये जो है स्किन में होता है, इसलिए स्किन इन्फेक्शन है। इसमें इची रैशेज हो जाते हैं स्किन पे, या फिर छोटे छोटे से दाने भी निकल आते हैं। विच टाइप ऑफ रिंग वर्म अफेक्ट आवर नेल्स? अब रिंग वर्म के भी अलग अलग नाम है। लिखा है सबसे पहले टीनिया इंगुइनम। तो ये जो है ये किसको अफेक्ट करता है? ये अफेक्ट करता है आपके नेल्स को, सबसे पहली चीज। दूसरा है टीनिया बेरबेक। अब ये किसको अफेक्ट करता है? ये अफेक्ट करता है स्किन को, जहां से बाल निकलते हैं जैसे कि दाढ़ी में, वहां पर इस तरह के जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसे बोलते हैं टीनिया बेरबेक। फिर है टीनिया कैपिटिस। जो टीनिया कैपिटिस है वो स्कैल्प को अफेक्ट करता है, और टीनिया कॉर्पोरिस जो है वो बॉडी को इफेक्ट करता है। तो इस तरह के जो अलग अलग फंगल इन्फेक्शन या फिर अलग अलग जगह जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनके नाम है। नेल्स में जो लिखा है टीनिया इंगुइनम, ये आपने देखा होगा कि जो नेल्स है वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं या फिर वो टूटने लगते हैं, उसको ही हम जो है टीनिया इंगुइनम कहते हैं। फिर है कॉज ऑफ एड्स। तो होमोसेक्सुअल, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सारे के सारे जो है एड्स के कॉज हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। The modern school health program has 3 phases among which is not related. तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम SHP कहते हैं, ये आपके हेल्थ एजुकेशन से आता है, और इसमें आपका हेल्थफुल स्कूल लिविंग, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज तीनों होते हैं, लेकिन सेक्स एजुकेशन जो है वो इसमें नहीं आता है, इसलिए जो इसका आंसर है वो डी हो जाएगा। कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद जो है वो आइज को अफेक्ट करता है। हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप इज नेसेसरी फॉर इन्फेंट? तो 14 से 17 घंटे की नींद चाहिए होती है। आपको इस हिसाब से कौन सा सही आंसर लगता है वो आप लगा दीजिए। डिप्थीरिया जो डिजीज है वो कैसे डिजीज है? तो अभी हमने बात की कि नोज और थ्रोट को अफेक्ट करती है डिप्थीरिया। अब अगला क्वेश्चन है, फिर से हम वही करेंगे। तो इसमें हमने जो चीज हमें पता है पहले हम उस चीज को देखते हैं। तो कंजेक्टिव जो आपकी कंजेक्टिविटीज है, ये आंखों में जो आप कहते हैं ना रेड रेड आईज हो जाती हैं, जो देखने से कहते हैं आईज में इन्फेक्शन होता है, तो दैट इज द सेम थिंग। तो डी का थर्ड है। अब डी का थर्ड है आपको कहाँ पे दिख रहा है? 2 जगह दिख रहा है। तो अब हम आगे देखना शुरू करते हैं। अब हुपिंग कफ जो है वो लंग्स को करता है, तो ये फोर्थ है। ये दोनों ही आपके सही आ रहे हैं। फिर हम बी को देखते हैं। अब मम्स और स्कारलेट फीवर। तो जो मम्स है ये आपके पैराटॉइड ग्लैंड जो कि सेलिवरी ग्लैंड होते हैं उनको अफेक्ट करता है। ए का सेकंड होगा, इसलिए जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ए। उसके बाद स्कारलेट फीवर जो है वो वायरस कॉजिंग एक बीमारी है जो कि थ्रोट को अफेक्ट करती है। विच एजेंसी इज नॉट रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन? तो रेड क्रॉस है, यूनिसेफ है, केयर प्रोग्राम है, बट यूनेस्को नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट इज नॉट रिलेटेड टू आई बॉल? तो आई बॉल, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, ये सब आई बॉल से रिलेटेड है, लेकिन जो पिन्ना है वो आपके ईयर से रिलेटेड है, इसलिए जो इसका आंसर है वो हो जाएगा पिन्ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स इंजरीज अकर व्हेन? स्पोर्ट्स इंजरीज कब होती हैं? रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करने की वजह से होती हैं, पुअर नॉलेज की वजह से होती हैं, लैकिंग इन केयरफुल एटीट्यूड की वजह से होती हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रिवेंट द स्पोर्ट्स इंजरीज? तो स्पोर्ट्स इंजरीज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? वार्म अप से किया जा सकता है, फिटनेस ऑफ एथलीट से किया जा सकता है, कूलिंग और वार्मिंग अप से किया जा सकता है, इसलिए जो आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक इवेंट विच डेवलप फिजिकल फिटनेस? तो सारे के सारे जो है ये फिजिकल फिटनेस को डेवलप करते हैं, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो ये रहे आपके स्पोर्ट्स इंजरीज और हेल्थ एजुकेशन के अराउंड 83 क्वेश्चंस। अगले पार्ट में हम अगले 100-150 क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। टिल दैट कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, और पढ़ते रहिए, 3 दिन बाद एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक एंड